प्यारे बच्चों, जो टेस्ट सीरीज गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज अभी जो 6 हुआ था उसमें 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स के थे, वर्क ऑन एनर्जी और कोलिजन के जो क्वेश्चंस थे उसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो अपलोड हो गया था। उतने क्वेश्चन में इतने आपके क्वेश्चन गलत हुए होंगे, उसकी एनालिसिस आप लोग कर लिए होंगे। अब आज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, क्योंकि 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, उसका सोल्यूशन अपलोड हो चुका है, तो आज 16 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए होंगे, जो समझ में नहीं आए होंगे, उसको आप लोग देखिएगा और उसकी एनालिसिस कीजिए, जिससे कि जहां आपका मिस्टेक हो वो आपका समझ में आवे और आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो और कॉन्सेप्ट समझ में आवे। ओके बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 6 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, 15 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, आगे 16 से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 में 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी, देखो 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, आर केप्ट इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दीज हैव मासेस m and 2m and 3m रिस्पेक्टिवली। देखो m, 2m और 3m। The object is giving velocity v naught towards the b। इसको v naught वेलोसिटी a को दे दिया b की तरफ, यानी a जाके b से कोलिजन कर रहा है। लेकिन जब कोलिजन कर रहा है बेटा, तो देखो कैसा कोलिजन कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है a b के साथ। तो जब a b से टकराएगा तो इसकी क्या वेलोसिटी बनेगी ये देखना पड़ेगा। और यहाँ बेटा इलास्टिक कोलिजन है, e = 1 चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद से कह रहा है कि जब B जाके C से टकरा रहा है, भाई B में वेलोसिटी मिल जाएगा क्योंकि A B से टकरा रहा है। तो जब B C से टकरा रहा है तो यहाँ पे देखो लिखा है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन का। जब B C से जाके कोलिजन करेगा इन इलास्टिक, तो B C से कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होके चलेगा। तो लास्ट में हम कंबाइन करा के दोनों को बॉडी को फ्यूज करा देंगे आपस में, फिर उसको मोशन करा के उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मास m है, 2m है, 3m है। तो पहले a और b का कोलिजन देखें, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ये रेस्ट में है। स्मूथ सरफेस ए और बी, ए का मास m है, इसको v नॉट वेलोसिटी दे दिया, और बी वाले बॉडी का मास 2m है, ये रेस्ट में है। कोलिजन कैसा है बेटा? इलास्टिक कोलिजन है। तो कोलिजन के बाद से इन्हीं दोनों, अभी सी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ए और बी की ही हम बात कर रहे हैं। ए और बी को यहाँ बना लो, है ना, ए और बी, मास m और 2m। अब इनकी वेलोसिटी कुछ मान लो, कोलिजन के बाद से वेलोसिटी इसका मान लो v1 और इसकी वेलोसिटी मान लो v2। ठीक है ना? तो हमको निकालना है कि जब a से b से टकराएगा तो b की क्या वेलोसिटी बनेगी। v1 से मतलब नहीं है बेटा, v2 से मतलब है। अब b जाकर के c से टकराएगा, इसलिए हमको b की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए लगा दें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक अप्लाई कर दें न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है इसका मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी नॉट, प्लस ये रेस्ट में है तो मोमेंटम हो जाएगा 0, इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। इसका मास बेटा 2m है। मास आप क्या कीजिए, कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो एक इक्वेशन यहां से मिल गया, v नॉट इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब अप्लाई कर दें न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला कहता है बेटा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e u1 माइनस u2। ओके, तो आ गया v1 माइनस v2, ई का वैल्यू
1 रख दो, माइनस पहले से है, और u1 माइनस u2। तो v1 v2 को v1 v2 रहने दिया जाए, u1 को हम लोग v0 लिख दें और u2 को 0 लिख दें, क्योंकि ये किसमें है, रेस्ट में। तो यहां से इक्वेशन मिल गया, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू -1, u1 का वैल्यू v0 माइनस 0। तो ये आ गया बेटा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू -v0, ये सेकंड इक्वेशन। हमको v2 चाहिए, इसलिए v1 का वैल्यू यहाँ ला के रख दें इस वाले इक्वेशन से। इस वाले इक्वेशन से v1 का वैल्यू होगा v0 माइनस 2v2। देखो v1 का वैल्यू आ जाएगा v0 माइनस 2v2, यहाँ से v1 इज इक्वल टू v0 माइनस 2v2। तो रख दें यहाँ पर v1 के स्थान पर v0 माइनस 2v2 माइनस v2 पहले से है, इज इक्वल टू माइनस v0, ये दोनों हो जाएगा माइनस 3v2, और ये आके इसमें सम हो जाएगा माइनस 2v2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और v2 इज इक्वल टू 2v0 अपान 3। ये देख रहे हो, ये किसकी वेलोसिटी आई, b की वेलोसिटी। क्लियर, 2v0/3 b की वेलोसिटी आ गया। देखो ये जब इससे टकराया तो टकराने के बाद b की कितनी वेलोसिटी आई ये पता चल गया, 2v0 अपान 3। अब इस वेलोसिटी से देखिए डायग्राम में, इस वेलोसिटी से अब b जा करके किससे टकरा रहा है, c से। और कैसा कोलिजन है बेटा, इन इलास्टिक। तो b जाके c से क्या कर जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड होके ये दोनों चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करें, b और c का कोलिजन करावें। ओके, ये b है और b के वेलोसिटी हम लोग को पता चल गया, मास 2m है, और b की वेलोसिटी है 2v0 अपान 3। अब ये आकर के c से टकरा रहा है ना, c से, और c की वेलोसिटी है 3m। c किस में है, रेस्ट में, कोलिजन है इन इलास्टिक। तो ये आकर के इससे कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड होकर दोनों एक साथ चलेंगे। दोनों का मास हो जाएगा बेटा 5m, और इसका स्पीड अब v क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ सीधे सीधे लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेटा लीनियर मोमेंटम। तो इसका मास 2m इंटू वेलोसिटी 2v0/3, प्लस ये रेस्ट में है तो 0 इज इक्वल टू 5m इंटू v। ठीक, अब देखा जाए तो ये m से m कट गया, और यहाँ से v इज इक्वल टू, v मतलब c की फाइनल वेलोसिटी, ये आ गया 4v0 अपान 3। 4v0/3 ये आंसर आ गया c की फाइनल वेलोसिटी। तो अब देखते हैं ऑप्शन कोई मिला कि नहीं। 4v0/15 आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। हाँ बेटा ये 5 है ना, यहाँ पर ये 5 है, तो 5 इधर आकर के यहाँ 15 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा, ये 5 आके यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होकर के 15 हो जाएगा। तो 4v0/5 आंसर आएगा, ये आंसर देखो 4v0/5। तो इसमें क्या खास बात ध्यान देना है, देखो एक लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक अप्लाई करना है बेटा न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला v1 माइनस v2 बराबर माइनस ई ब्रैकेट u1 माइनस u2, और साथ में अप्लाई करना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 1 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 0 होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो दो बॉडीज आपस में कोलिजन करते हैं तो कंबाइंड होकर मूव करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, an object of mass 2m is projected with velocity v at angle theta with the horizontal at the highest point of its path. It explodes into two fragments of equal mass such that speed of one of the fragment immediately after the explosion is 0, है ना। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया, एक पार्ट क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द सेंटर मास ऑफ हिट्स द हॉरिजॉन्टल इज। तो इक्वल मास में दोनों फ्रेगमेंट में 2m ब्रेक हो गया हाईएस्ट पॉइंट पर। इसका मतलब बॉडी को क्या किया गया है, देखो
बॉडी को हॉरिजॉन्टल से v स्पीड से थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया, जिस बॉडी को प्रोजेक्ट किया उसका मास बेटा 2m है, ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ऐसे जाएगा और ये हाईएस्ट पॉइंट पर है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे इसका मास 2m है और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी v cos थीटा, ठीक है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ, दो पार्ट में एक्सप्लोड कर गया, दो पार्ट में एक्सप्लोड कर गया। और देखो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे पहुंचा तो यहीं पे ये दो पार्ट में एक्सप्लोड कर गया, इधर नहीं आ रहा है, टू पार्ट में एक्सप्लोड कर गया। इसका मास बेटा m और इसका भी मास कितना है m। यहाँ पे इसको v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया था थीटा डिग्री से, जिसका मास बेटा 2m था। इसको एक्सप्लोड होना चाहिए यहाँ पर, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड कर गया और एक पार्ट इसमें किस में आ गया, बोलो रेस्ट में आ गया। तो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ओके, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसके वजह से ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये पार्टिकल आगे चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू इसका r/2 होगा। देख रहे हो ये कितना है r/2, ये भी होगा r/2 और ये पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा स्पीड गेन करके आगे चला जाएगा क्योंकि मास उसका कम हो गया है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, जरा क्वेश्चन में देखो ना क्या पूछ रहा है, विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ हिट्स द हॉरिजॉन्टल, सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे जाके हिट करेगा। तो खास बात क्या है बेटा क्वेश्चन में देखो खास बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी पर वेट mg नीचे लगता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता। और चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता इसलिए सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे नहीं जाएगा। जिस पाथ से अगर एक्सप्लोड नहीं किया होता तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो इस पाथ से आकर के यहाँ आकर के टकराता यहाँ पर, यानी रेंज उसका r बनता। तो इसका सेंटर ऑफ मास देख रहे हो बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास ये सेकेंड वाला पार्ट आगे चला जा रहा है स्पीड बढ़ने से, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास इसी पाथ को फॉलो करेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है और यह आकर के r/2 पर ही टकराएगा। क्या बेटा, सेंटर ऑफ मास है ना, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आकर के इसी पॉइंट पे टकराएगा जहां पहले वो जा रहा था पूरा सिस्टम। इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो रेंज होगा वही होगा जो पहले इसका रेंज बनता, कितना r, और r इज इक्वल टू u स्क्वायर, यानी हो जाएगा बेटा v स्क्वायर और कितना sin 2 थीटा अपान g। जो इनिशियल रेंज उसका बनता वही सेंटर ऑफ मास का रेंज होगा, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि जो सेकंड पार्ट है उसका रेंज बताओ, सेंटर ऑफ मास का रेंज पूछ रहा है। और सेंटर ऑफ मास जिस पाथ को पहले फॉलो कर रहा था उसी पाथ को अभी भी फॉलो करेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास आगे या पीछे शिफ्ट नहीं करेगा, जिस पाथ को पहले फॉलो कर रहा था उसी पाथ को अभी भी फॉलो करेगा। यानी सीधे सीधे आपको रेंज का आंसर अप्लाई कर देना है और रेंज का आंसर यहाँ बेटा दिख रहा है v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। देखो v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत सही, क्वेश्चन नंबर 18। दो मास हैं 1 kg 2 kg के, ठीक है, दोनों सस्पेंड हैं, दोनों को रिलीज कर दिया। u बराबर 0 से नीचे जाएगा, u बराबर 0 से ऊपर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन अगर a बनेगा तो इसका भी एक्सेलरेशन बेटा a बनेगा, ओके। और इसका सेंटर मास कहीं यहाँ पर होगा, दोनों का सेंटर मास कहीं यहाँ पर होगा, इनका सेंटर ऑफ मास। तो इसका मास ज़्यादा है, ये नीचे आएगा, इसका मास कम है ऊपर जाएगा, तो सेंटर मास भी बेटा नीचे जाएगा और सेंटर मास का अपना एक एक्सेलरेशन होगा a डैश, है ना। तो अब कह रहा है कि इनको रिलीज करने के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर मास इन 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड में सेंटर मास कितना नीचे जाएगा। तो सेंटर मास क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि हैवियर ब्लॉक नीचे जाएगा और सेंटर मास हमेशा हैवियर पोर्शन की तरफ होता है, तो इसलिए सेंटर मास 2 kg के साथ साथ नीचे जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, पहले सेंटर मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना होगा और सेंटर मास का एक्सेलरेशन फाइंड करने का ACM का फार्मूला कितना अच्छा होता है, वही फार्मूला होता है जो पुली का एक्सेलरेशन, देखो पुली एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो पुली में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला होता है बेटा m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। लेकिन सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन होता है वह m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी होता है। देखो m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, ये सेंटर मास का एक्सेलरेशन। अब रख दो बेटा वैल्यू इसी में, तो m1 का वैल्यू आप 2 रख दो
-1 अपान 2 + 1 इंटू जी, तो आ गया g/3। सेंटर मास का एक्सेलरेशन आ गया। अब सेंटर मास रेस्ट से चलना नीचे प्रारंभ करता है, तो 2 सेकंड में डिस्टेंस टेबल पूछ रहा है, तो डिस्टेंस टेबल इन 2 सेकेंड s बराबर ut + हाफ at², एक इसका सेंटर ऑफ मास का इंटू t का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा हाफ, और सेंटर मास का एक्सेलरेशन आया है g/3 इंटू टाइम दिया है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 2 से ये 4 बेटा कैंसिल हो गया, तो आ गया 2g/3 इज इक्वल टू 20/3 मीटर। ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, है ना, 20/3। हाँ बेटा यहाँ पे देखो स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर छूट गया है, तो ये 9 आ जाएगा। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो g/9 हो जाएगा, और जब g/9 हो जाएगा तो यहाँ आप g/9 रख दो, और जब g/9 रखोगे तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20/9, क्योंकि 20/3 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो समझ में आ गया कि एक जगह हम लोग स्क्वायर छोड़ दिए थे, तो आंसर आ जाएगा बेटा 20/9। तो इसमें क्या सीखना था, सेंटर मास का एक्सेलरेशन का फार्मूला m1 - m2 अपान m1 + m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। फिर जब एक्सेलरेशन आ गया तो सेंटर मास 2 सेकेंड में कितना चला, तो s बराबर ut + हाफ at², ut का वैल्यू 0 कर दीजिए, t वैल्यू 2 सेकेंड रख दीजिए, देखिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बेटा कि एक बॉडी m मास का है ना, 2 आइडेंटिकल, मतलब इसका मास अगर m है तो इसका भी मास m है, 2 आइडेंटिकल बॉल है, a जाकर के b से टकराता है, कितने स्पीड से टकराता है बेटा, स्पीड दिया है कि नहीं, 10 मीटर पर सेकंड से टकराता है, देखो 10 मीटर पर सेकंड से, तो टकराने के बाद से जब इससे जब टकराता है तो ये इतना, मतलब ये C पॉइंट तक, ये C पॉइंट है, ये 3.2 मीटर ऊपर चला आता है। तो अगर कोई बॉडी अगर ये दे कि मूव करने के बाद से 3.2 h हाइट ऊपर चला गया, तो उससे वेलोसिटी उसकी निकल आती है कितनी, √2gh, है ना। जब दे दिया कि भाई इतनी हाइट ऊपर जा रहा है, तो उससे क्या निकल आया, वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी एक तरह से गिवन है, अगर ये टकराता है तो टकराने के बाद क्या वेलोसिटी बनेगी, ये गिवन है। तो कह रहा है कि टकराने के बाद से ये यहाँ तक आ जा रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बताना है ना, इन ऑर्डर दैट द बॉल बी रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट एट पॉइंट सी, तो इसका क्या बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। देखो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना हो कि जब ये 10 मीटर पर सेकंड से इससे टकराए तो ये सी पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक, तो आओ अलग से एक डायग्राम बनाते हैं, दोनों का मास m रखते हैं, स्पीड आपको 10 मीटर पर सेकंड रखना है। ये A है, इसका मास m है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ये B है, इसका भी मास m है, ये रेस्ट में है। अब टकराने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन E मानते हैं, तो A और B, है ना, मास m और मास m। अब टकराने के बाद से इसकी वेलोसिटी हम v1 मान ले रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v2 मान ले रहे हैं, लेकिन v2 का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं ना बेटा, √2gh से, क्योंकि ये टकराने के बाद से 3.2 मीटर ऊपर चला जा रहा है। तो देखो ना, √2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 3.2, तो आ गया √64 बराबर देखो 8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी पता चल गई टकराने के बाद, स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा करके हम v1 निकाल लें। देखो हाइट से हम लोग इसकी स्पीड पता चल गया, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है मास इंटू वेलोसिटी 10m प्लस ये रेस्ट में है 0 इज इक्वल टू mv1 प्लस m इंटू इसकी वेलोसिटी 8। मास को पहले कर लो कैंसिल आउट, और ये आ गया 10, 8 इधर आ गया इज इक्वल टू v1, तो इसकी वेलोसिटी आ गई कितनी
2 मीटर पर सेकेंड। अब आप लगा दीजिए न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, V1 माइनस V2 माइनस E U1 माइनस U2। तो V1 का वैल्यू 2, V2 का वैल्यू 8 माइनस E U1 का वैल्यू 10, UT इज 0। तो आ गया बेटा -6 माइनस E इंटू 10। तो यहाँ से E का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, 6/10, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 3/5। तो E का वैल्यू आ गया 3/5। आओ देखते हैं आंसर, बहुत सही, देखो 3/5। तो दो कॉन्सेप्ट लगाना है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक अप्लाई करना है बेटा न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी। देखो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे दिया और आसान कर दिया। सडनली ब्रेक इन 2 पीस हुज मासेस आर 1:5, एक छोटा और एक बड़ा। तो स्मॉलर मास का देखो वेक्टर फॉर्म में स्पीड दे दिए हैं, तो दूसरे वाले के स्पीड पूछ रहे हैं। तो पहले तो बेटा देखो जैसे कोई बॉडी है, देख रहे हो, अब ये दो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, एक छोटा और एक बड़ा। तो इनका जो मास रेशियो है 1:5 है, 1:5। यानी क्या करो, तुम आंख बंद करके इसको 1 kg मान लो और इसको मान लो बेटा 5 kg। तो 1 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, शुरू में 6 kg मान लो, नहीं तो तुम रेशियो में उलझ जाओगे बेटा यहाँ पर। तो तुम जो दो पार्ट में एक्सप्लोड किया 1 kg 5 kg मान लो और टोटल मास 6 kg मान लो, यानी 6 kg दो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, 1 और 5। तो इसका मोमेंटम दिया है, इसका भी मोमेंटम दिया है, इसका मोमेंटम पूछ रहा है। तो क्या कहता है भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या कहता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम इन फॉर्म ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। जितना इनिशियल मोमेंटम होगा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में, उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में। तो इनिशियल मोमेंटम लिखने के लिए इनिशियल इसका मास लिखो, मास कितना हमने माना 6, तो लिख दो 6 इंटू इसकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में देखो दिया है, वेलोसिटी दिया है 20I कैप प्लस 25J कैप माइनस 12K कैप। 20I कैप प्लस 25J कैप माइनस 12K कैप। ओके देखो 20I कैप प्लस 25J कैप माइनस 12K कैप इज इक्वल टू, स्मॉलर वाले का मास 1 kg है और उसका वेलोसिटी दे दिए हैं, ये इसके वेलोसिटी देखो दिए हुए हैं स्मॉलर वाले का 100I कैप प्लस 35J कैप प्लस 8K कैप। 100I कैप प्लस 35J कैप प्लस 8K कैप और प्लस जो दूसरा मास है उसका मास है 5 और उनका स्पीड v क्या करना है, फाइंड करना है। देख लो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखो ये हो जाएगा कितना 120 और ये आके 100 इसमें से माइनस हो जाएगा। I कैप यहाँ से 6 इंटू 25 150, इधर से 35 आके माइनस हो जाएगा। J कैप यहाँ से 6 इंटू 12 माइनस 72 और 8 इधर से आके माइनस 8। K कैप इज इक्वल टू 5V। आ रहे समझ में बेटा? तो ये आ गया देख लो 20I कैप प्लस 115J कैप और माइनस 80 K कैप बराबर 5V। तो हमको दूसरे पार्ट की वेलोसिटी चाहिए जो 5 kg वाला है, तो 5 से आके इधर डिवाइड हो गया, तो 4I कैप प्लस 5 से डिवाइड करोगे तो 23J कैप माइनस 16K कैप। ये दूसरे पार्ट के देखो वेलोसिटी आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो और आसानी से सॉल्व हो गया। और देखते हैं आंसर। आंसर एक ही है 4i20। ये देखो ए ऑप्शन सही है इसमें। क्लियर हुआ बेटा? देखो ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। On a frictionless surface, a block of mass m moving at speed v collides elastically with another block of same mass. यानी दोनों बॉडी का मास सेम है, which is initially at rest. After collision, the first block moves at angle theta to the initial direction and has speed v by 3. तो सेकेंड ब्लॉक का स्पीड पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बॉडी है m मास का, v स्पीड से मोशन कर रहा है, एक दूसरे बॉडी से कोलिजन करता है। ये किस में है? रेस्ट में। कोलिजन स्पष्ट लिखा है, इलास्टिक है। कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। आओ देखो, है ना, इसमें लिखा है देखो इलास्टिकली। तो कोलिजन के बाद से ये जो फर्स्ट बॉडी है ये इनिशियल डायरेक्शन से इधर चला जाता है थीटा डिग्री पर, है ना। इसका स्पीड दिया है थीटा डिग्री पर। तो जो दूसरा पार्ट होगा वो कहीं इधर आएगा, है ना, मास m। तो इसी का स्पीड v डैश फाइंड करना है ना। ये भी कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं थीटा डैश। और ये जो होगा इसका स्पीड देखिए दिया है ना। क्वेश्चन में इसका स्पीड देखिए दिया है v by 3। इसका स्पीड दिया है v/3। अब बेटा इसमें ध्यान दीजिए कि ये स्पीड फाइंड करना है, कोलिजन इलास्टिक है। तो अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका देखो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। फिर थीटा यहाँ अननोन हो जाएगा, थीटा पता नहीं है। तो एक बात जानिएगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या पढ़ाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसलिए आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करो, है ना। देखो इसकी एनर्जी इनिशियल हाफ mv² प्लस इसकी एनर्जी 0 इज इक्वल टू इसकी एनर्जी हाफ m इंटू v/3 का स्क्वायर इन v²/9 प्लस इसकी एनर्जी हाफ m इंटू v डैश का स्क्वायर। तो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मास कॉमन लेके कैंसिल हो गया, हाफ भी कैंसिल हो गया, देखो हाफ भी कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप निकाल लो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v² माइनस v²/9 इज इक्वल टू 8v²/9। रूट ले लीजिए तो v डैश इज इक्वल टू रूट ओवर 8v²/9 इज इक्वल टू आ गया बेटा 2√2v/3, है ना। दूसरे पार्ट का देखो स्पीड आ गया। यहाँ देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। क्या लगाया बेटा? एनर्जी। कैसे पता एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा? इलास्टिक कोलिजन का नाम लिया है, इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें आंसर देखो बेटा ये मिल गया 2√2v/3। हाँ ये आंसर है 2√2v/3। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Two identical balls A and B having velocities 0.5 मीटर पर सेकेंड माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड इलास्टिकली। तो कोलिजन के बाद से दोनों का स्पीड पूछ रहा है। बेटा बहुत अच्छा ये थ्योरम है कि जब दो बॉडीज सेम मास के इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो कोलिजन के बाद से उनकी वेलोसिटीज आपस में बेटा इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये थ्योरम चलता है कि व्हेन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडीज देन आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज टू ईच अदर विद डायरेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्व नहीं किया जाता, सीधे क्वेश्चन देख आंसर लिख दिया जाता है। देखो
पहले ये 0.5 मीटर पर सेकंड है, ये -0.3 मीटर पर सेकंड है। माइनस का मतलब ये हुआ कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा अपोजिट आ रहा है, तो कोलिजन के बाद से इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आइडेंटिकल देखिए, सेम मास देखिए और इलास्टिक कोलिजन देखिए इलास्टिकली, और 0.5 पहले दिया है, -0.3 दिया है, तो ऐसे इंटरचेंज कर दीजिए, है ना, 0.5 -0.3 ऐसे इंटरचेंज कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -0.3 0.5, ये देखिए आंसर आ गया। यानी जो पहले दिया है उसको बाद में लिख दो, जो बाद में दिया उसको पहले लिख दो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। यही आंसर है, सीधे सीधे सी। ये थ्योरम चलता है, व्हेन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू आयनिकल बॉडीज, देन आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज टू ईच अदर विद डायरेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को अगर जानते हैं तो ये तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आंसर इसका दिखता है। ठीक बेटा, प्यारे बच्चों, वेरी बेनिफिशियल ये सब वीडियोस हैं, अच्छे से क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं, ध्यान से देखेंगे तो बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो इसी बात बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को खूब शेयर कर दीजिए कि सबको इससे बेनिफिट मिले। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन उनको मिले और इसका बेनिफिट उनको मिले। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सेंटर मास का ही क्वेश्चन है बेटा। दो रॉड हैं, देखो थीटा डिग्री पर हैं, तो इस ए पॉइंट से इनके सेंटर मास का पोजीशन पूछ रहा है, देख रहे हो, सेंटर मास का पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। तो इसमें खास बात यह है, देखो ये जो रॉड है इसका सेंटर मास यहाँ सेंटर पे होगा L/2 पे, और इसका सेंटर मास यहाँ सेंटर पे होगा L/2 पे, इन दोनों का। अब इन दोनों को मिला दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आधा हो जाएगा θ/2, और ये एंगल इधर हो जाएगा बेटा θ/2, और यही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को बताना है। तो इन दोनों का, इस रॉड का सेंटर मास यहाँ पर आकर के होगा, है ना, इसको मिलाने वाले लाइन पे यहाँ आके सेंटर ऑफ बीस में होगा। तो यही फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए देखो x है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा कितना L/2, ए पॉइंट से ये डिस्टेंस x हम लोग को बताना है, और ये एंगल है θ/2। तो यहाँ से आप cos θ/2 का बेटा हेल्प ले लीजिए। cos θ/2 इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन कितना आ गया L/2। तो ए पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की जो बीच की दूरी आएगी वो हो जाएगा बेटा L/2 cos θ/2, x इजकल टू L/2 cos θ/2, और ये आंसर यहाँ पे देखो दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 24, ये रॉकेट का क्वेश्चन है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास टॉपिक है, कोलिजन टॉपिक है, उसी में हम लोग रॉकेट प्रिंसिपल भी पढ़ाते हैं, रॉकेट कैसे थ्रस्ट फोर्स लगता है, तो इसलिए रॉकेट के भी दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 15 kg इजेक्ट गैस एट द कांस्टेंट रेट 10 किलोग्राम पर सेकेंड। देखो मतलब जो फ्यूल बर्न हो रहा है ΔM/ΔT, इसका वैल्यू ये दिया है 10 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, और साथ में अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो स्पीड दिया है, जो एग्जॉस्ट स्पीड जल करके बाहर निकलता है वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड दिए हैं। तो इसको बदल लो बेटा मीटर पर सेकेंड में, तो आ गया 5000 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट 50 सेकेंड आफ्टर द ब्लास्ट। तो पहले ये देखिए, और नेगलेक्ट ग्रेविटी, ओ डियर, नेगलेक्ट ग्रेविटी मतलब mg 0 होगा, वेट नहीं लगेगा रॉकेट का, और 50 सेकंड बाद बताना है। तो देखो 1 सेकंड में 10 kg फ्यूल बर्न हो जा रहा है, तो 50 सेकंड में बेटा 500 kg फ्यूल बर्न हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कहें कि आफ्टर 50 सेकेंड मास ऑफ रॉकेट का मास फाइंड कर लीजिए, m डैश, है ना। तो इनिशियल मास कितना है, देखिए 1500 kg है इनिशियल मास इसका कितना दिया है, इनिशियल मास 1500 kg दिया है। ओके, तो 1500 में से आप 50 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 kg फ्यूल बर्न हो रहा है, तो 50 सेकंड में 500 kg फ्यूल बर्न हो जाएगा। तो 500 माइनस कर दीजिए, यानी उसमें रॉकेट का मास 1000 kg होगा। अब ये हो गया बेटा रॉकेट, है ना,
देखो ये रॉकेट है, फ्यूल बर्न होकर के इसे v वेलोसिटी से निकल रहा है, इसमें फ्यूल भरा है ना, ये ऊपर जा रहा है थ्रस्ट फोर्स लगने से, लेकिन mg नहीं लगेगा, है ना। एक्सेलरेशन ये फाइंड करना है, ये 50 सेकंड बाद एक्सेलरेशन, इस समय मास इसका m नहीं m डैश होगा, ओके। और यहाँ पर हम लोगों को mg नहीं लगाना है क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो सीधे सीधे फोर्स इज इक्वल टू लिख दो बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स होगा v डेल्टा m बाई डेल्टा टी। रॉकेट पे ये देखो फॉर्मूला अप्लाई होता है अब थ्रस्ट फोर्स का, इज इक्वल टू m डैश इंटू a। अब v का वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ v का वैल्यू देखिए आया है कितना 5000, तो ये हो जाएगा बेटा 5000 इंटू डेल्टा m बाई डेल्टा टी कितना है 10 है, और मास कितना है बेटा 1000 है, इंटू उस समय का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या खास बात, mg जीरो करना है, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहा है ना, तो ये इसका आंसर है देखिए 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 25 नंबर क्वेश्चन। At a certain instant of time, the mass of rocket going up vertically is 100 kg। ये भी रॉकेट का ही क्वेश्चन है, 100 kg है, इजेक्टिंग 5 kg गैस पर सेकेंड, यानी डेल्टा m अपान जो डेल्टा t दिए हुए हैं, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग वो दिए हैं देखो 5 किलोग्राम पर सेकेंड, यही हम लोग को चाहिए। और जो गैस पर सेकंड जो बाहर निकल रहा है एग्जॉस्ट स्पीड वो दिए हैं देख लो 400 मीटर पर सेकंड, और रॉकेट का मास, इनिशियल मास देखो दिए हुए हैं, रॉकेट का इनिशियल मास यहाँ पर दिए हुए हैं, मास ऑफ रॉकेट गोइंग अप 100 kg, बोलो 100 kg। तो कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, ये नहीं कह रहे हैं कि इतने सेकंड बाद एक्सेलरेशन बताओ, तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकालो, और इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब थ्रस्ट फोर्स माइनस रॉकेट का वेट mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन आपको लगाना पड़ेगा, और अब थ्रस्ट फोर्स होता है बेटा v डेल्टा m बाई डेल्टा टी, याद कीजिए क्लास में बताया गया था, माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पर, या आओ यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो v का वैल्यू रख दें 400, डेल्टा m बाई डेल्टा टी का वैल्यू रख दें बेटा 5, मास का वैल्यू 100, g का वैल्यू 10 इजकल टू 100 इंटू a, तो आगे बेटा 2000 माइनस 1000 इजकल टू 100 इंटू a, ये आगे बेटा 1000 इजकल टू 100 इंटू a, ये कट गया, और एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, देखे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। आओ देखते हैं क्या आंसर है। अच्छा आंसर तो यही दिया है ना, हाँ ये है देखो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसलिए यहाँ देखो F माइनस mg बराबर ma होगा। तो अभी दीपावली आ रहा है, उसमें बेटा आप रॉकेट छोड़िए और देखिए कि रॉकेट को जब जलाएंगे तो उसमें से जो उसमें बारूद जो भरा होता है वो जल करके बाहर निकलता है, जब बाहर निकलता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, उसी समय फॉर्मूला याद कीजिए क्या, F माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपका दीपावली सफल हो जाएगा, दीपावली मनाना सफल हो जाएगा, रॉकेट जलाना आपका सफल हो जाएगा। जब रॉकेट ऊपर जाए तो देखो कि ऊपर थ्रस्ट लगेगा और फ्यूल जल करके नीचे लगेगा, तो F माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि रॉकेट का वेट नीचे लगता है। अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है इनिशियल एक्सेलरेशन है। अब कहेगा भाई 10 सेकंड बाद एक्सेलरेशन बताओ, 50 सेकंड बाद एक्सेलरेशन बताओ, तो निकाल लो भाई कितना फ्यूल बर्न हो चुका है, उतना टोटल मास में से उसको माइनस कर दो। ओके सॉरी, तो इस तरह से देखा जाए तो बेटा 15 क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज 10 क्वेश्चन और सॉल्व करा दिए, 25 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन और सॉल्व कराना है। थोड़ा सोल्यूशन बेटा टाइम लगने लगता है, ठीक ना। तो ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत कई प्रकार की समस्या हम लोग को झेलनी पड़ती हैं, दिन भर ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, थोड़ा थकान लग जाता है, फिर उसी में सब बनाना रहता है। तो हम 20 क्वेश्चन और अपलोड कर देंगे, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा, जिससे बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा। जैसे लगता है कि कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आप रेगुलर टेस्ट दीजिए,
क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को फिर से बोलने बेटा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। अब आगे 20 क्वेश्चन और अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 6, इसमें ऑलरेडी कोलिजन और वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आगे जो टेस्ट है उसका सिलेबस और उसका डेट टोटल हम लोग ने उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो भी छोटा बना के हम अपलोड कर देंगे, तो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अब जो टेस्ट हो रहे हैं फ्राइडे में, वह 2 से 5 हो रहा है। थोड़ा सा जाड़े का सीज़न आ गया है, शाम को थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, दूर वाले बच्चों को समस्या होता है, इसलिए टाइमिंग अब 2 से 5 कर दी गई है, 2:30 से 5:30 ना करके 2 से 5। तो जो छठा नंबर टेस्ट हुआ था, इसमें कुछ बच्चे आधे घंटे लेट आए थे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था। तो थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप देखा कीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है, और जो भी वीडियो अपलोड होते हैं एक बार ज़रूर उसको ओपन करके देख लीजिए कि वीडियोज़ में क्या बताया गया है, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए, जिससे हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका थोड़ा सा सफलता मिले, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, मन को प्रसन्न रखिए। निश्चित है आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे अगर मेहनत से आप पढ़ाई करेंगे। जय हिंद बच्चों।